लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक बात पे लेक्चर ख़त्म किया था कि कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज़ को शेप करती हैं। कभी सोचा है कि कैसे एक आइडियोलॉजी, चेंज इन आइडियोलॉजी कैन चेंज अ कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं इसी सब्जेक्ट में, कैसे वो एक कंट्री की इकोनॉमी को चेंज कर सकती हैं या करती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको आगे मिलने वाला है और हम उसको कंटिन्यू करते हैं और उसका आंसर हमें मिलेगा इस टॉपिक से, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिस्टम्स। ठीक है, अब देखो, इकोनॉमी जो है उसको रन प्राइमरीली कौन करता है? गवर्नमेंट रन करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए, वो डिसाइड करती हैं कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लीनियंट हैं, यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो डिफरेंट इकोनॉमी स्ट्रक्चर को शेप करेगा। और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं, तो वो डिफरेंट इकोनॉमी को जन्म देगा। तो आज इस लेक्चर में हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट का रोल होता है और लोगों का रोल होता है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को क्रिएट करने में। ठीक है, तो जो पहला है वो है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा जो गोल है लोगों का वो है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट इज द मेन गोल। 19th सेंचुरी में एक टर्म इजाद हुआ था, या बोल सकते हैं आया था, तो वो टर्म था लाइस फेयर। आई एम सॉरी यार, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी ना हो तो ये टर्म एक फिलोसोफर ने दिया था, या फिर एक फिलोसॉफिकल बिलीफ से जन्म लिया था। इसका मतलब था नो या मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जन्म हुआ, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की सबसे ज़रूरी और सबसे पहला जो फैक्टर है वो यही है कि इसमें जो कंट्रोल होता है इकोनॉमी का, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि लोगों के हाथ में होता है, और उन बिजनेसमैन के हाथ में होता है जो उस इकोनॉमी में बिजनेस कर रहे होते हैं, उस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, चाहे वो बायर्स हों, सेलर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, ठीक है, या ट्रांसपोर्टर्स हों। एन इकोनॉमी वेयर रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो यानी वो इकोनॉमी जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी कि जो गवर्नमेंट नहीं है, नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेशंस कंट्रोल करते हैं मेजरली। ठीक है, पूरा नहीं, मेजरली। जैसे अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारा यूएस इकोनॉमी, सिंगापुर इकोनॉमी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो ये सब मेजर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्री मार्केट होता है, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है यहाँ पे। बस गवर्नमेंट कुछ इसेंशियल चीज़ों पे पॉलिसीज़ या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, बाकी यहाँ पे फ्री मार्केट होता है। जो प्राइस आपको रखनी है वो रखो, जो आपको प्रोडक्ट बाय करना है वो बाय कर सकते हो, या फिर जो चीज़ आपको ओन करनी है आप वो चीज़ ओन कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि यार प्राइवेट और पब्लिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश टर्म है और हम हिंदी में पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है। तो यार देखो, प्राइवेट मतलब चूँकि गवर्नमेंट नहीं है, यानी नॉन गवर्नमेंट। ठीक है, और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट।
से रिलेटेड। तो अगर कोई भी चीज़ पब्लिक है यानी कि वो गवर्नमेंट ओन्ड है, या कोई भी चीज़ प्राइवेट है वो नॉन गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, अब ओन करने की भी कंडीशंस होती हैं। अगर 51% ओनरशिप अगर गवर्नमेंट की है तो वो पब्लिक एंटरप्राइज या एंटिटी कहलाएगी। और इसके साथ साथ बहुत सारी कंडीशंस और भी होती हैं। और अगर उसकी ओनरशिप 51% प्राइवेट है तो वो एक प्राइवेट एंटिटी या कॉरपोरेशन कहलाई जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ और भी कंडीशंस हो सकती हैं, बट मेजरली ये होता है कि भाई अगर 51% आपकी ओनरशिप है उसमें तो वो या तो प्राइवेट कहलाएगी या पब्लिक कहलाएगी, डिपेंड करता है किसकी ओनरशिप है कितनी। ठीक है, तो हमने प्राइवेट वर्सेस पब्लिक पढ़ लिया। प्राइवेट मतलब जो गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट है। चलो, तो नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं हम, वो है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ओनरशिप किसकी होती है, यानी कि लैंड को कौन ओन कर रहा है, रिसोर्सेज को कौन ओन कर रहा है। ठीक है, और मेन चीज़ है प्रोडक्ट्स को कौन ओन कर रहा है, फिर वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। तो यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो होती है प्राइवेट, यानी कि आम लोग, आम जनता। ठीक है, तो वही लोग ओन करते हैं और वही लोग कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों को ऑन द मोस्ट पार्ट। फिर से बोल दो, ऑन द मोस्ट पार्ट। ठीक है, सब पूरा 100% नहीं, बट मेजरली यही लोग कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हम इसको एक मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट खुद डिसाइड करता है कि उसकी पॉलिसीज क्या होंगी। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म का मतलब है कि प्राइस को कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड्स दी प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस को डिसाइड करने वाले मार्केट फोर्सेस होते हैं, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड। और सप्लाई एंड डिमांड किसकी वजह से क्रिएट होती है, तो सप्लाई एंड डिमांड लोगों की वजह से क्रिएट होती है। अब हम इसे समझ लेते हैं कि सप्लाई और डिमांड कैसे प्राइसेस को शेप कर सकता है। देखो, अगर सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो सीधी सी बात है ना, उस जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस होगी वो कम हो जाएगी, है ना। और अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, यानी कि कोई चीज़ कम है लेकिन उसे पाने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है ना, उनके बीच में बार्गेनिंग होगी और जो सेलर है वो बेस्ट बायर को बेचना चाहेगा। ऐसी जो बायर होगा वो भी ज़्यादा प्राइस ऑफर करेगा उस लिमिटेड चीज़ को ओन करने के लिए, तो इसीलिए जो इसकी प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी। यही कारण है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो एक फ्री इकोनॉमी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स, कि किस प्रोडक्ट की कितनी प्राइस होगी। ठीक है, तो इसमें मार्केट फोर्सेस का मतलब वही है, लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस कितना होगा। और बस इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है मार्केट फोर्सेस, यानी सप्लाई एंड डिमांड। तो हमने ये पढ़ लिया कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन प्राइस को डिसाइड करता है। तो हमने पढ़ा कि सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव, देखो यार, किसी भी आइडियोलॉजी है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कुछ गोल्स होते हैं, कुछ एम होता है। तो ऐसे ही जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये भी एक आइडियोलॉजी है, तो इसका भी कोई गोल होगा ना, या इसका भी कोई फंक्शन होगा, कोई एम होगा। तो इनका एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। इसी वजह से जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी इकोनॉमीज़ को लेके। जैसे हम देख लें यूएस, ठीक है, चाइना। हालांकि चाइना कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट पॉलिसीज़ को प्रेफर किया गया है। यूएस, चाइना और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं।
क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जाता है। यूएस सबसे अमीर कंट्री है दुनिया की, $30 ट्रिलियन। क्यों? क्योंकि लोगों ने वहाँ के लोगों ने वहाँ का प्रॉफिट को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, और वो इस चीज़ को प्रायोरिटी इसलिए दे पाए क्योंकि वहाँ की जो मार्केट इकोनॉमी थी वो फ्री थी। ठीक है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसको सिर्फ लोग ही कंट्रोल करते थे। ये चीज़ है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। देखो, प्लानिंग हर जगह होती है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे प्लानिंग होती है। ठीक है, और होना ज़रूरी भी है। क्यों? क्योंकि किसी भी सिस्टम को प्रॉपर रन करने के लिए प्लानिंग या विजन का होना ज़रूरी होता है। तो प्लानिंग तो हर जगह होती है, बट वो कितनी है और कैसी है ये वेरी करता है। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं इनमें जो प्लानिंग होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट जो प्लानिंग होती है वो ओवरऑल बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इसको लोग रन करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स रन करते हैं, और हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है एक पॉलिसी को लोगों के ऊपर थोपने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लानिंग होती है या तो बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। ठीक है, अब है हमारी इनकम इनइक्वालिटी। अब सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि यार इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। देखो, ये है एक पर्सन, इसकी इनकम है 100 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये है दूसरा पर्सन, इसकी इनकम है 1000 रुपीज़ पर मंथ। इनके बीच की इनकम का डिफरेंस है 900 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, जो डिफरेंस है, ये इनकम इनइक्वालिटी दिखाता है। ठीक है, और ये सिर्फ एक कंट्री में मान के चलो सिर्फ ये दो ही लोग रहते हैं और इन दोनों की इनकम है ये। तो जो इनकी इनकम का डिफरेंस है ये इनकी इनकम इनइक्वालिटी को दिखाता है, यानी कि कितना ज़्यादा अंतर है हाईएस्ट इनकम और लोएस्ट इनकम में। तो जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनमें इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक सिंपल सा कारण ये भी है कि जो अमीर होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमाता है। ठीक है, और जिसके पास पैसे नहीं होते वो उस पैसे को, ऑब्वियसली उसके पास जब पैसे ही नहीं है तो वो उसे इन्वेस्ट कहाँ करेगा, तो वो उसे इन्वेस्ट नहीं कर पाता और वो बिल्कुल ही बेसिक अमेनिटीज़ पे जीता है। ठीक है, हो सकता है उसकी लाइफ इम्प्रूव हो, बट ज़रूरी नहीं है कि इतनी इम्प्रूव हो जितनी इस बंदे की हो रही है जो बहुत ज़्यादा पैसे से इन्वेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के संग मैं बताना चाहता हूँ, मान के चलो एक बिजनेसमैन है, इसका नाम है ए। उसने एक शॉप ओपन करी, उस शॉप में उसने प्रोडक्ट्स को सेल किया और जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को अक्यूमुलेट करके उसने एक और शॉप खोल दी जिसमें उसने फिर से प्रोडक्ट्स बेचे। फिर अब तुम देख रहे हो, अब उसे दो शॉप से प्रॉफिट मिलेगा, और पहले अगर उसे 1 साल लगा था उस प्रॉफिट को अक्यूमुलेट करने के लिए, तो अब उसे सिर्फ 6 महीने लगेंगे, तो वो एक और शॉप खोल लेगा। अगर चीज़ें कांस्टेंट रहीं तो ठीक है, अब प्रॉफिट आएगा 3 से, तो पहले अब उसे 6 महीने लगे थे, तो अब उसे उसका भी आधा लगेगा। सॉरी, उसके अब उसे 4 महीने लगेंगे। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो कि वो कितनी जल्दी जल्दी अमीर होता जा रहा है। पहले उसे 1 साल लगा दुकान खोलने में, फिर उसे 6 महीने लगे, और अब उसे सिर्फ 4 महीने ही लग रहे हैं एक और नई दुकान खोलने के लिए। तो ये चीज़ होती है जिस वजह से इनकम इनइक्वलिटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो अमीर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं या बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, जिस वजह से उनकी इनकम में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, और इसी गैप को हम इनकम इनइक्वलिटी बोलते हैं। आई होप कि यार ये एग्जांपल सही था। ठीक है, आई एम स्टिल वर्किंग
मतलब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स के साथ तुम्हें समझाया जाए। और वो ये कि मैंने अभी शुरू किया है, तो मैं बस अभी बिल्कुल बिगनर फेस पे हूँ। बट हाँ, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट तो आएगा समय के साथ। तो ये चीज़ है, इनकम इनक्वलिटी हमारा हो चुका है। इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन, ये एक नया वो है। यानी कि इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। इंसेंटिव एक तरीके से एक रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड है जो कि एक इंसान दूसरे इंसान को देगा किसी काम को करने के लिए। ठीक है, अब वो इंसेंटिव किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी, रिसोर्स, ठीक है, अथॉरिटी, या कोई और अलग फेवर। मान के चलो यार, मेरे को ना भूख लग रही है और मैंने अपने भाई से बोला यार दुकान पे से ना कुछ खाने के लिए ले आ। तो वो बोलेगा कि मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, उससे तू अपने लिए भी कुछ ले आई हो। तो अब मैंने जो उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए, वो क्या था, वो इंसेंटिव था मेरी तरफ से उस मेरे भाई को, जिससे कि वो कुछ काम कर ले जो मैं उससे करवाना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आया होगा कि इंसेंटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इंसेंटिव बेसिकली एक तरीके का रिवॉर्ड होता है जो एक इंसान दूसरे इंसान को, या एक कॉरपोरेशन दूसरे कॉरपोरेशन, या एक कॉरपोरेशन दूसरे इंसान को देती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो इंसेंटिव फॉर इनोवेशन। अब इनोवेशन, इनोवेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू अप्रोच टू डू समथिंग ओल्ड। ठीक है, पहले लोग बात करते थे फेस टू फेस, फिर लोगों ने लेटर्स भेजने शुरू कर दिए। तो लेटर्स जो थे वो एक इनोवेशन थी। फिर आ गए हमारे पास टेलीफोन्स, तो टेलीफोन्स भी एक नई तरीके की इनोवेशन लेके आए। फिर आ गए हमारे पास सेल फोन्स। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे समय के संग नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए तरीके इमर्ज करे सिर्फ बात करने के लिए। तो ये क्या था, ये इनोवेशन है एक तरीके का। तो इंसेंटिव फॉर इनोवेशन, अब नई नई टेक्नोलॉजी या नए नए तरीकों को लाने के लिए क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं? तो हाँ, इसमें हाई होते हैं इंसेंटिव्स, क्योंकि देखो रिसोर्सेज भी हाई है ना लोगों के पास, तो इसलिए इंसेंटिव भी हाई होते हैं, हाई होते हैं इनोवेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये चीज़ थी। एग्जाम्पल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। दूसरी चीज़ है एडम स्मिथ। अब तुम बोलोगे यार ये कौन है, तो यार एडम स्मिथ कुछ नहीं है। एडम स्मिथ को तुम एज अ फैक्ट की तरह याद कर लो। एडम स्मिथ वॉज द फादर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, इनको फादर माना जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम का या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही प्रपोज किए थे ऐसे आइडियाज़, ऐसे पॉलिसीज़। तो ये है, और बाकी थोड़ी सी लंबी कहानी है, बट वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इकोनॉमी में उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता अनटिल अनलेस तुम उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो। बट हमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी, हमें एसेंशियल टॉपिक्स पढ़ने हैं जिससे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसे बना सकें। ठीक है, तो ये था हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब तुम ये सारे पॉइंट्स अगर समझ चुके हो, तो अब तुम्हारे लिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो ऑलमोस्ट अपोजिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे थे, तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है, और उन्हीं को रेगुलेट भी गवर्नमेंट ही कर रही है। यहाँ पे स्टेट वर्ड दिया है, बट स्टेट का मतलब ही गवर्नमेंट ही होता है। ओके, नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जिन चीज़ों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री हो गई,
लैंड हो गई, रिसोर्सेज हो गए, उनकी ओनरशिप है किसके पास? तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोगों के पास थी, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास है, जस्ट अपोजिट। ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म यानी प्राइस कौन सेट कर रहा है प्रोडक्ट्स की? तो वहाँ पे मार्केट फोर्सेस सेट कर रही थी, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ही सेट कर रही है। मेन ऑब्जेक्टिव वहाँ पे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे वेलफेयर एंड इक्वालिटी। अब वेलफेयर तो हमने बोल तो दिया वेलफेयर, लेकिन वेलफेयर का मतलब क्या होता है? वेलफेयर का मतलब होता है बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ पीपल थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंसेंटिव्स। ठीक है, ये होता है वेलफेयर का मतलब। एग्जाम्पल के साथ समझो, मान के चलो कोई देश है, वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए क्या कर सकती है? जो उनको वो सीड्स देती है उस पर सब्सिडी दे दे। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सब्सिडी का मतलब एक तरीके से डिस्काउंट दे दे उस पर। पहले अगर 100 रुपये पर केजी मिल रहे थे तो उनको रिड्यूस करके 80 कर दे, तो ये भी एक तरीके का वेलफेयर है। दूसरा, हो सकता है ऐसी स्कीम ले आए जिनसे उनको जो लोन है वो आसानी से मिल जाए, जिससे कि वो अपने सीड्स को परचेज कर सकें और बहुत और भी अलग काम कर सकें जो रिक्वायर्ड होते हैं फार्मिंग में। तो ये क्या है? ये एक तरीके का वेलफेयर ही है। दूसरा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वेलफेयर तो प्रमोट करती है और ख़ासकर इक्वालिटी भी प्रमोट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि यहाँ पे जो सारे लोग हैं वो इक्वल रहें, कोई भी पीछे ना छूट जाए। ठीक है, और अगर वो छूट रहा है तो उसको वेलफेयर के ज़रिए आगे लेके आया जाए, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट जैसी स्कीम्स जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, सोशलिस्ट इकोनॉमी के यार देखो कई सारे नाम हैं। इसको वेलफेयर इकोनॉमी भी बोला जाता है, प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। वेलफेयर इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर जो होता है लोगों का वो मेन फोकस होता है। प्लान्ड इकोनॉमी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इसको प्लान कर रही होती है, एक्टिवली इन्वॉल्व होती है। इकोनॉमी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, वो सब गवर्नमेंट प्लान करती है। और वही चीज़ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल प्लानिंग। ठीक है, सेंट्रल मतलब मेन प्लानिंग गवर्नमेंट करती है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है इनकम इनक्वालिटी। इनकम इनक्वालिटी फिर वही है, जब गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि सारे लोग इक्वल रहें, कोई भी पीछे ना छूटे, तो यहाँ पे इनकम इक्वालिटी लो रहती है। ठीक है, सब ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ पे ना कोई अमीर होता ही नहीं है, अमीर है वो सिर्फ गवर्नमेंट ही अमीर है यहाँ पे, क्योंकि लोगों के पास तो इंडस्ट्रीज है ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट ओन कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज तो गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है, तो इसलिए लोगों के पास उतना पैसा होता ही नहीं है, और उतना ही होता है जितना गवर्नमेंट चाहती है। तो इसलिए जहाँ पे इनक्वालिटी जो होती है ना वो लो होती है। गोल इज़ इक्वालिटी, तो यहाँ इसका मेन गोल ही इक्वालिटी है, तो इनक्वालिटी तो ऑब्वियसली लो ही होगी। और देखो ये जो केस है ये थ्योरी में सही लग रहा है पढ़ने में, लेकिन इन रियलिटी थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं, क्योंकि रियलिटी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे करप्शन हो गया, ठीक है, और वॉर्स हो गए, ट्रेड पॉलिसीज हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से जो थ्योरी में जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और जो रियलिटी में चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ सकता है। इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन यहाँ पे लो होते हैं, क्यों? क्योंकि यार देखो यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ के बीच में ना कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई इंडस्ट्री ऑलरेडी गवर्नमेंट ओन्ड है,
ठीक है। अब गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के अलावा तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज कोई खोल नहीं सकता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कोई भी इंडस्ट्री खोल सकता था, कोई भी कंपनी खोल सकता था, तो लोगों के बीच में कंपटीशन रहता था कि यार नहीं, मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है, मेरे को अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, या मेरे को ये मार्केट कैप्चर करना है। बट यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास मार्केट है, पूरा डोमिनेंस है, तो यहाँ पे जो है कंपटीशन नहीं होता। और जब कंपटीशन नहीं है तो फिर यहाँ पे जो इंसेंटिव होता है किसी नई चीज़ को लाने के लिए, वो भी नहीं होता। जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, यही वाली पॉलिसीज़ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी काम करती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल इनोवेशन नहीं होता, इनोवेशन होता है, बट हाँ बहुत लिमिटेड होता है। ठीक है। अब है एग्ज़ाम्पल्स। तो एग्ज़ाम्पल में नॉर्थ कोरिया है एग्ज़ाम्पल, ये तो सबको पता है यार। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है गवर्नमेंट कंट्रोल, तुम्हारी लाइफ का हर हिस्सा कंट्रोल करते हैं। मार्केट छोड़ो, तुम क्या खा रहे हो, पी रहे हो, कैसे सांस ले रहे हो, वो तक कंट्रोल कर लेंगे लोग। फिर यूएसएसआर जो कि 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद रशिया बना। तो हाँ, यूएसएसआर की भी पॉलिसी सोशलिस्ट थी। इनफैक्ट यूएसएसआर ही प्रोपोनेंट था इस पॉलिसी का, इस सिस्टम का, और यूएसएसआर ने ही इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया था, स्प्रेड किया था। ठीक है। क्यूबा एक एक और कंट्री है सदर्न अमेरिका में शायद, जो इस पॉलिसी को फॉलो करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी को। ठीक है। तो अब हमने एक तरीके से दो बहुत ज़्यादा अपोजिट चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है। एक मैग्नेट से कंपेयर कर लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ, तो बिल्कुल अपोजिट चीज़ों को पढ़ लिया। लेकिन क्या हो कि गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आए और वो एक हाइब्रिड इकोनॉमी बना दे, यानी कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रख ले और कुछ कंट्रोल बाकियों के हाथ में छोड़ दे। तो हाँ, ऐसा भी होता है। ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल मिडल में होती है, उसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो नाम से ही पता चल रहा है मिक्स है। ठीक है। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का मिक्स होता है। इसकी डेफिनेशन भी तुम देख सकते हो, अ ब्लेंड ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यार इसका इंडिया ही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तुम देखते हो गवर्नमेंट कंपनीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं और प्राइवेट कंपनीज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ डिफेंस में देखो, डीआरडीओ भी एग्जिस्ट कर रहा है और बजाज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो और टाटा भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ है, ये देखो गवर्नमेंट ओन्ड है, ये प्राइवेट ओन्ड है। तो वही चीज़ है, मिक्स्ड इकोनॉमी में सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का दोनों का मिक्स होता है। ठीक है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, देखो पब्लिक भी ओनरशिप है, प्राइवेट भी ओनरशिप है, यानी कंपनीज गवर्नमेंट के पास भी हैं और कंपनीज प्राइवेट लोगों के पास भी हैं। प्राइस मैकेनिज्म, यानी प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, तो प्राइस भी दोनों चीज़ों की वजह से डिसाइड होता है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस लाइक सप्लाई एंड डिमांड भी डिसाइड करती हैं और गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है। मान के चलो एक कंट्री है, उसके फार्मर्स हैं, बारिश नहीं हुई अच्छे से, ठीक है, तो क्रॉप्स जो हैं वो ख़राब हो गई, तो यानी सप्लाई जो है वो कम हो गई और डिमांड तो भाई ज़्यादा थी। तो अब क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। प्राइस बढ़ गया, लेकिन क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी में हुआ है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी रिटेलर्स को, या फिर एमएसपी अनाउंस कर देगी और उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा पैसे में खरीद के कम पैसे में बेच देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरवीन कर दिया। ठीक है। देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एफएसपी, ये भी है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का प्राइस मैकेनिज्म के केस में। ठीक है। तो जब भी कुछ भी ऐसा होता है
कुछ भी फैक्टर हो सकता है, वॉर्स हो गए, ट्रेड वॉर्स हो गए, या कोई और ट्रेड पॉलिसी हो गई। तो उसमें अगर जब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं प्राइसेस में तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा केसेस में हमने देखा है फार्मर्स के केसेस में सबसे ज़्यादा इंटरवीन करती है, क्योंकि फार्मर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, इनकी इनकम सबसे कम होती है, मेहनत सबसे ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ है। तो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। और अगर तुम्हें ये सप्लाई डिमांड और प्राइस का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो चिंता मत करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम सप्लाई एंड डिमांड्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं आगे, कि कैसे सप्लाई के बढ़ने कम होने से, डिमांड के बढ़ने कम होने से प्राइस में चेंज आता है। ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा सा रिलैक्स। मेन ऑब्जेक्टिव, अब मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो वो ये यार, मिक्स है तो दोनों का मिक्स ही होगा। सोशल ग्रोथ के संग संग सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस क्या कहता है कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी सबके पास रिसोर्सेज होने चाहिए और बराबर रिसोर्सेज होने चाहिए। कोशिश तो ये की जाती है बट एग्जैक्टली ऐसा हो नहीं पाता। ग्रोथ भी होनी चाहिए और इकोनॉमिक जस्टिस भी होना चाहिए। और इकोनॉमिक जस्टिस वही चीज़, वेलफेयर एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों पे फोकस करता है। फिर प्लानिंग, इसमें अभी इंडिकेटिव प्लानिंग होती है। अब देखो यार, इंडिकेटिव प्लानिंग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसके लिए तो एक लेक्चर अलग से लाना पड़ेगा। इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब है कि यार दोनों के बीच दो लोग जो बिजनेसमैन है वो और गवर्नमेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भाई इकोनॉमी कैसे चलेगी। ठीक है, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। फिर है इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। हाँ, यहाँ पे होता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो उस कंपटीशन के ज़रिए यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है जियो, एयरटेल, ठीक है, और वीआई। ये 3 सेलुलर नेटवर्क्स कंपनी हैं, तो इनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है कि यार कौन सबसे ज़्यादा यूज़र्स को ग्रैस्प करेगा, कौन सबसे ज़्यादा यूज़र्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये अपनी नई नई पॉलिसीज़ या प्लान्स लेके आते रहते हैं, कुछ नया नया इनोवेट करते रहते हैं। ठीक है, अपने नेटवर्क्स में, अपने प्लान्स में, या फिर कुछ ऐसे इंसेंटिव्स में। तो मतलब हो क्या रहा है बेसिकली, तो इंसेंटिव्स देते हैं, ठीक है, जिससे कि इनका डोमिनेशन बना रहे कंपटीशन में। जैसे कि हमने देखा था अभी से बहुत साल पहले, जियो ने बिल्कुल ही फ्री नेटवर्क दे दिया, फ्री सिम और फ्री 4G डेटा, और ये फ्री शायद 1-1.5 साल या 2 साल के लिए रहा था। फिर अभी भी सेम केस है, फ्री 5G नेटवर्क है, सॉरी फ्री तो नहीं है, अनलिमिटेड 5G है। ठीक है, अनलिमिटेड 5G, तो ये भी एक तरीके का इंसेंटिव है। ठीक है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये चीज़ है। तो हाँ, यहाँ पे होते हैं इंसेंटिव, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं हैं कुछ कंट्रीज़ के पास, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स भी नहीं दे पाते। ये तो प्राइवेट इंसेंटिव हो गए। गवर्नमेंट इंसेंटिव भी होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? देखो, मान के चलो कोई कंट्री है, उसके पास ना सेमीकंडक्टर की जो चिप्स हैं उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे इंडिया के पास नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, जो गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, कि या तो इन्वेस्ट करेगी, है ना, तो इन्वेस्ट ही करेगी। तो गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी कि या तो फॉरेन कंपनीज को देगी, या जो इंडियन कंपनीज को देगी मनी या कोई इंसेंटिव, कि आप आओ और यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो, जिससे कि हम जो है इनोवेशन कर पाएँ सेमीकंडक्टर चिप्स में। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इंसेंटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
हाँ, एग्जांपल्स तो एग्जांपल पता ही है यार, इंडिया, फ्रांस, यूके, ब्राज़ील, ये सारी मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है। तो आई होप कि यार तुम्हें ये सब समझ में आया होगा। 35 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। 3 कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स थे तो इनको समझाना में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है। और ये जो लाइस फेयर का है, इसका तो सीधा सीधा मतलब है नो या मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस। कार्ल मार्क्स, हाँ कार्ल मार्क्स है क्या? तो कार्ल मार्क्स थे, ये है हमारे फादर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी या सोशलिज्म भी बोल सकते हैं। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो वेलफेयर एंड इक्वलिटी को प्रमोट करती है। ठीक है। ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर भी नहीं रहा। दूसरी एक और चीज़ है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो क्लासलेस सोसाइटी होती है, यानी कि इसमें कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक क्लास एग्जिस्ट करती हैं। जैसे तुमने नाम सुना होगा, प्रोलिटेरिएट एंड बर्जुएसी, ऐसे करके कुछ था। ये थे जो रिच थे, ये जो थे ये पुअर थे। बट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सॉरी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, यहाँ पे क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और गवर्नमेंट के पास ही सारा पैसा होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, सब लोग बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको एक नया नाम भी दिया गया है, वो है क्लासलेस सोसाइटी। लेकिन हाँ, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ क्लास तो एग्जिस्ट करती है, बट इन जनरल यहाँ पे कोई क्लास होती नहीं है। तो आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है जो था टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि ये आपका बेस सेट करेगा आने वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। इसी के साथ हम एंड करते हैं इस लेक्चर को, और जाते जाते मैं आपको 2 क्वेश्चन दे जा रहा हूँ जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे। ठीक है। और इनको एवेल्यूएट करेंगे। वाई कैपिटलिस्ट सिस्टम्स डोमिनेट्स ओवर अदर्स। देखो, ये एक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है। तो ये कोई ट्रू फैक्ट नहीं है। ठीक है। ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, बट हाँ ऐसा देखा गया है। और दूसरा है, वाई सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। जिसको पता होगा, इंडिया जो थी वो प्राइमरली एक सोशलिस्ट कंट्री थी, हम एक वेलफेयर स्टेट थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि हम एक वेलफेयर स्टेट की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। और वेलफेयर स्टेट्स में हम इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं। और फिर हमने धीरे धीरे देखा कि हम थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और जैसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिग बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ज़रूरत पड़ी कि इंडिया को थोड़ी सी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करना पड़ रहा है? ठीक है। और चाइना ने भी बहुत ज़्यादा, एक कम्युनिस्ट स्टेट होने के बावजूद भी चाइना ने कैपिटलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और कैपिटलिज्म पे शिफ्ट किया अपने आप को। तो ऐसा क्यों किया चाइना ने, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी के संग एंड करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।